हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो डिसऑर्डर्स पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। सो हियर ब्रोंकाइटिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई। जब हम लंग्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो लंग के स्ट्रक्चर में मिलती हैं ब्रोंकाई। जब ट्रैकिया डिवाइड होता है तो ट्रैकिया के डिवीजन से बनते हैं ब्रोंकाई। अब इन ब्रोंकाइज में स्वेलिंग, इचिंग होती है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। सो हियर व्हाट इज ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का डिसऑर्डर है। अब इसके होने के कारण क्या क्या हैं, किस किस कारण से ये हो सकता है? ये सिगरेट स्मोकिंग से हो सकता है, अगर कोई पर्सन कोई पॉल्यूटेंट, हार्मफुल पॉल्यूटेंट के कांटेक्ट में आ रहा है उससे हो सकता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के कांटेक्ट में आ रहा है उससे हो सकता है, यानी कि इनहेलेशन में एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इनहेल किए गए, जैसे पोलन ग्रेन्स इनहेल किए गए, उससे हो सकता है। और ये इन्फेक्शियस भी, यानी कि ये इन्फेक्शियस एजेंट के कारण भी हो सकता है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें जो ब्रोंकाई है ये तो है नॉर्मल ब्रोंकाई और ये है इन्फेक्टेड ब्रोंकाई, यानी कि यहाँ पे ब्रोंकाइटिस हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लेमेशन, ईचिंग और स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लेमेशन और ईचिंग एंड स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, जो इनर लाइनिंग है, यानी कि ये वाली जो लाइनिंग है, ये जो पूरा रास्ता है ये सकड़ा हो जाता है। पहले ये रास्ता नॉर्मल है, अब ये रास्ता कैसा हो गया है, नैरो हो गया है, सकड़ा हो गया है। तो सकड़ा होने के कारण एयर का आना और जाना इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्रोंकाइटिस है इसमें जो एयर पैसेजेस हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाते हैं, उनमें ऑब्स्ट्रैक्शन आ जाता है और ऑब्स्ट्रैक्शन की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। पैरेलली यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की इनर लाइनिंग म्यूकस लाइंड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ईचिंग होती है तो म्यूकस लाइनिंग क्या करती है, ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करती है प्रोटेक्शन के लिए। तो ज़्यादा म्यूकस जब सिक्रीट होता है तो कफिंग हो जाती है, यानी कि इसमें कफिंग एक नॉर्मल सिम्टम है। कफिंग के साथ साथ ग्रीनिश येलोइश कलर का स्पूटम भी आता है। अब इसकी रोकथाम कैसे की जाती है? रोकथाम के लिए नॉर्मली ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए, ब्रोंकाई के रास्तों को नॉर्मल करने के लिए, उनको डायलेट करने के लिए ब्रोंकियोडायलेटर्स दिए जाते हैं, साथ साथ में एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। तो ये हुआ ब्रोंकाइटिस। नाम से पता चल रहा है कि ब्रोंकाई का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज एस्थमा। द एस्थमा इज अ एलर्जिक प्रोसेस, एक एलर्जिक रिएक्शन एक्चुअली। अब यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हम कैसे बोलेंगे, ये इसको एलर्जी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी। एलर्जी क्या है? बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी है। बॉडी जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है, किसकी वजह से? एलर्जेंस की वजह से। द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी ड्यू टू सर्टेन एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या हो सकते हैं? डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती है। किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं? जब हम एस्थमा की बात करते हैं तो एस्थमा में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, यानी कि वहाँ पे जो एयर का आने या जाने का रास्ता है उसमें ऑब्स्ट्रैक्शन होने लगता है, रुकावट आने लगती है। ऑब्स्ट्रैक्शन का मतलब है रुकावट आने लगती है। तो सबसे पहले एस्थमा क्या है? एलर्जी है।
एलर्जी जो है क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी है। किसके कारण होती है, कुछ एलर्जेंस के कारण होती है। एलर्जेंस कौन होते हैं, जो एलर्जी करते हैं उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस में पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल्स आ सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। और पैरेलली यहाँ पे क्या होता है, वो इनर लाइनिंग जो म्यूकस की है वो ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करती है। ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट करने की वजह से कफिंग होती है। साथ साथ में यहाँ पे जब एक्सलेशन होता है तो ऐसा लगता है कि सांस में आवाज़ आ रही है, सीटी बज रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विजिंग। सो इट इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग विजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि जब हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर लेते हैं और अस्थमा हो रहा है किसी को भी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे ही सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इनहेल्ड एयर के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और वहाँ पे सिक्रीशन होता है हिस्टामिन का। हिस्टामिन क्या करता है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स है इनकी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। और जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रास्ता सकड़ा हो जाता है, यानी कि रास्ते में आता है ऑब्स्ट्रैक्शन, और इसीलिए सांस बाहर निकालने में यानी कि एक्सलेशन में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्थमा। नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा। Emphysema is the disorder of alveolar sac and bronchioles. Alveolar sac और bronchioles का disorder है। इसको हम inflatation भी बोलते हैं या इसको full of air भी बोला जाता है। Inflatation और full of air कहने का क्या मतलब है, हवा से भरा हुआ और फैला हुआ। इन्फ्लेटेशन का मतलब होता है फैला हुआ और फुल ऑफ एयर यानी कि हवा से भरा हुआ। तो लंग में ऐसा क्या हो जाता है, जो लंग एकदम फूल जाते हैं यानी कि हवा से भर जाते हैं। सबसे पहले एम्फाइसीमा का कारण क्या है, द वन इज द सिगरेट स्मोकिंग एंड अनदर cause is the exposure of certain pollutants, harmful pollutants के exposure के कारण भी एम्फाइसीमा हो सकता है। एम्फाइसीमा में एग्जैक्टली क्या होता है, जो हमारे लंग की एल्वियोलाइज हैं उनके बीच में एक सेप्टम है। लंग की एल्वियोलाइज के बीच में मान लीजिए ये एक एल्वियोलाई, ये दूसरी एल्वियोलाई, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए सेप्टम है। अब ये जो सेप्टम है ये हटने लग जाता है, खत्म होने लग जाता है, और यहाँ पे हमें पता है कि एल्वियोलाइज के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो इनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू रिप्लेस हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज से। जब इलास्टिक टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं लंग्स में, तो क्या होता है, यहाँ पे जो एयर डिफ्यूजन होने का जो रास्ता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, यानी कि जो एल्वियोलाइज हैं, जो एग्जैक्टली एक रेस्पिरेटरी सरफेस बना रही हैं, जो डिफ्यूजन सरफेस बना रही हैं, वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि ये जो सरफेस बनते हैं ये डिक्रीज हो जाते हैं। तो जितनी एयर बाहर जानी चाहिए उतनी एयर नहीं जा पाती, और ऐसा लगता है कि एक्सलेशन के बाद भी लंग्स में हवा भरी हुई है। इसकी वजह से लंग इन्फ्लेटेशन में चले जाते हैं, यानी कि इन्फ्लैट हो जाते हैं। सो हियर इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोलर वॉल्व आर डैमेज, जो एल्वियोलाई की वॉल है वो डैमेज हो जाती हैं, ड्यू टू विच द रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज। जब एल्वियोलाई की वॉल ही डैमेज हो जाएगी जो एयर को एक्सचेंज कर रही है, तो क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, जो डिफ्यूजन सरफेस है, जहाँ से एग्जैक्टली डिफ्यूजन होता है, वो भी कम हो जाएगा। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। जो मेजर कॉज है इसका वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग है। इस इमेज में हम देख भी सकते हैं कि ये नॉर्मल एल्वियोलाई है जो अंगूर के गुच्छे की तरह हमें प्रॉपर दिख रही है,
यहाँ पे इन्फ्लेटेशन हो चुका है, जो एल्वियोलाइज है वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर चुकी है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो लूज हो जाती है, और इलास्टिसिटी से लूज करने के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, एंड क्या होता है, इन्फ्लेटेशन और द लंग्स गेट फुल ऑफ एयर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि हमने अभी तक 3 डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा एंड एम्फाइसेमा। ये जो तीनों डिसऑर्डर्स हैं ये जिस कैटेगरी में आते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक डिजीज कौन सी होती हैं, जो 4 या 5 दिन से ज़्यादा चलें। इसमें से जितने भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं वो 4 दिन से ज़्यादा ही चलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव, जितने भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े वो सभी डिसऑर्डर्स या तो कंडक्टिंग जोन में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर रेस्पिरेटरी जोन में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं एयर के लिए, यानी कि एयर के आने या जाने के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट कर रहे हैं। पल्मोनरी, लंग्स से रिलेटेड हैं और डिजीजेस हैं, सो इनको हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशन क्या होता है, जो इंसान काम करता है, दैट इज हिज और हर ऑक्यूपेशन, वो उसका काम करने का जो भी तरीका है उसको ही हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेशन में, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ इंडस्ट्रीज यानी कि यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, यानी कि पत्थर को तोड़ने में और पत्थर की घिसाई में जो लोग इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो उनका रोजमर्रा का काम है जो वो करते हैं। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप अप विद द सिचुएशन। सिंपल से कहने का ये मतलब है कि जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे लगातार पत्थर की कटाई हो रही है या पत्थर घिसा जा रहा है, तो पत्थर की कटाई के कारण या पत्थर की घिसाई के कारण जो भी पार्टिकल्स नेचर में फैल रहे हैं वो पार्टिकल्स बॉडी में अंदर जा रहे हैं। किसके द्वारा जा रहे हैं, इनहेल्ड एयर के द्वारा जा रहे हैं, और वो उनमें जो डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि वो सांस के साथ ही जा रहे हैं और अल्टीमेटली पल्मोन्स यानी कि लंग्स में जा रहे हैं। Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, proliferation of the fibrous tissue and thus causing serious lung damage। जब लगातार कोई इंसान इन पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के एक्सपोजर से में रहेगा, तो एक्सपोजर में रहने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये बॉडी में डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अब कौन कौन से तरीके के पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं या फाइबर्स हैं जो लंग्स में डिपॉजिट होते हैं, और किस तरीके से वो क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं हमें डिस्कस करेंगे। सो हेयर सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2 टाइप के होते हैं, सेटलेबल एंड सस्पेंडेड। सेटलेबल वो पार्टिकल्स होते हैं जो नेचर में होते हैं पर जल्दी ही सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि नाम है इनका सेटलेबल, सेटल होने वाले, क्योंकि इनका जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर है, यानी कि सस्पेंडेड से साइज में बड़े हैं। तो बड़े होने के कारण ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्स होके नहीं रह सकते, ये बैठ जाते हैं, और जब ये बैठ जाते हैं तो ये इन्हेलेशन में इन्हेल नहीं किए जाते। वहीं जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो साइज में 10 माइक्रोमीटर से कम है, तो ये नेचर में डिस्पर्स रहते हैं और डिस्पर्सल के कारण ये इनहेल्ड एयर के साथ लंग्स में चले जाते हैं और डिपॉजिट होते हैं। अब ये जब लंग्स में जाते हैं और डिपॉजिट होते हैं तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स ये क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इनके टाइप को अगर हम देखें, ये सॉलिड टाइप के हैं, और सॉलिड में कुछ फाइब्रस हैं यानी कि फाइबर फॉर्म में है, और कुछ को हम कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स। अब जो फाइबर के फॉर्म में हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, फाइबर के फॉर्म में मिलने वाले कॉटन फाइबर्स होते हैं। जो लोग
कॉटन का काम करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो लगातार किसके एक्सपोजर में आते हैं, कॉटन फाइबर्स के एक्सपोजर में आते हैं। यानी कि नेचर में कॉटन फाइबर चारों तरफ है और वो रोजमर्रा का काम करते हैं कॉटन के साथ, तो जो फाइबर्स हैं वो नाक में जा रहे हैं, नाक की सहायता से लंग्स में जा रहे हैं। तो कॉटन फाइबर्स के ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से जो लंग्स में प्रॉब्लम होती है, जो डिसऑर्डर होता है, उसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। व्हाट इज द डिसऑर्डर, फाइब्रोसिस। उसी तरीके से एस्बेस्टोस फाइबर्स, ये मिनरल फाइबर्स होते हैं और ये मिनरल फाइबर्स क्या कॉज करते हैं, एस्बेस्टोसिस कॉज करते हैं। तो ये तो बात हो गई फाइबर्स की। फिर हम बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल में सिलिका डस्ट, तो सिलिका डस्ट के एक्सपोजर की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज सिलिकोसिस। नाम से ये नाम है, ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें इनको याद रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके नाम से ही नाम आ रहा है, जैसे सिलिका, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोसिस, कॉटन फाइबर, फाइब्रोसिस, कोल, कोल डस्ट, एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कोल यानी कि कोयले में जो लोग काम करते हैं तो वहाँ पे इनहेलेशन में कार्बन लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है और कार्बन के डिपॉजिशन से जो डिजीज़ यानी कि जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट इज आयरन डस्ट, यानी कि आयरन डस्ट से जो डिजीज़ होता है उसको हम कहते हैं सिडेरोसिस। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं और ये सारी चीज़ों की डिटेलिंग आप 12th क्लास की इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टिकुलेट मैटर। व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. One is settlable, which can settle after some time, but one which cannot be settled, disperse in the nature, is suspended particulate matter. It is of solid type, and in the solid it is of two types, fibers and the dust particles, and they cause different types of diseases. All these are collectively known as occupational respiratory disorders. Here, this is the condition of silicosis and this is the condition of asbestosis. Next and last is rhinitis. Rhinitis is the inflammation in the nasal tract. जो हमारी नाक का रास्ता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है? ये नॉर्मल है और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन का कारण यहाँ पे भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं पोलन ग्रेन्स, यानी कि पोलन ग्रेन के एक्सपोजर से बॉडी जो है वो सेंसिटिविटी शो करती है और यहाँ पे नाक में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। यानी कि नाक का कौन सा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम नेजल चैम्बर बोलते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। नेजल चैम्बर में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इससे आंखों में भी इन्फ्लेमेशन होता है, कान में भी होता है और थ्रोट में भी होता है। यानी कि एक एरिया से बहुत सारी जगह इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़े रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये जो जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, दैट इज ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, ये हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी डिस्कशन।